नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 समिट इंडिया स्वस्ति अस्तु विश्व शांति के इस मैसेज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया G20 समिट का समापन, ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वस्ति अस्तु विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ G20 शिखर सम्मेलन का समापन किया। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा को G20 अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आशा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का रोड मैप आनंदमय होगा। 140 करोड़ भारतीयों की इस मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें G20 की अध्यक्षता सौंपना चाहता हूं। दोस्तों, नवंबर में वर्चुअल सेशन करने का प्रस्ताव रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। इन 2 दिनों में आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उन पर किस तरीके से कार्य हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 200 घंटे की बातचीत में तय हुआ G20 घोषणा पत्र। भारतीय शेरपा बोले 300 बैठकों 15 ड्राफ्ट के बाद बनी सहमति। थरूर ने भी की तारीफ। जी हां दोस्तों, G20 समिट के पहले ही दिन शनिवार को दोपहर करीब 3:24 पर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे सेशन को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने एक घोषणा की। पीएम मोदी बोले, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम और सभी के हार्डवर्क से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है। जिस टीम का पीएम मोदी ने जिक्र किया उसमें G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उनकी तारीफ की। दरअसल दोस्तों, शेरपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 200 घंटे तक बिना रुके चली बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 ड्राफ्ट के बाद सबसे मुश्किल हिस्सा रहे यूक्रेन जंग के मुद्दे पर सहमति बन सकी। इसके बाद G20 समिट का घोषणा पत्र पारित हुआ। अमिताभ कांत ने कहा कि इस दौरान 2 अधिकारी नागराज नायडू और ईनम गंभीर ने उनका पूरा साथ दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 सम्मेलन को लेकर आतंकी पन्नू की धमकी। गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन पर लगाए खालिस्तानी झंडे, प्रधानमंत्री मोदी को फिर दी धमकी। जी हां दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस SFJ के बैनर तले खालिस्तान की मांग कर रहे आतंकी गुरप्रवंत पन्नू ने एक बार फिर G20 सम्मेलन का माहौल खराब करने की कोशिश की। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा होने के कारण आतंकी पन्नू ने अब गुरुग्राम की हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन फ्लाईओवर पर खालिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया। पन्नू ने अपनी नई वीडियो भी वायरल कर प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी। आतंकी पन्नू ने वीडियो वायरल कर दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन पर निशाना साधा। पन्नू ने कहा कि दिल्ली में 9 से 11 सितंबर तक G20 सम्मेलन चल रहा है। दिल्ली में खालिस्तानी झंडा फहराने और मेट्रो स्टेशन पर नारे लिखने के बाद अब खालिस्तानी समर्थकों ने हरियाणा में गुरुग्राम में झंडा फहरा दिया। पन्नू ने वीडियो में बताया कि यह झंडा खालिस्तान समर्थकों ने गुरुग्राम की हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 29 के फ्लाईओवर पर फहराया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के दाव से चीन को मिलेगा इटली से झटका। ड्रैगन का BRI प्रोजेक्ट अब मुश्किल में। जी हां दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपनी चीनी समकक्ष ली कियांग को संकेत दिया है कि इटली चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने शनिवार को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ली मेलानी की बैठक महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इतालवी सरकार ने खुले तौर पर BRI छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग की प्रसिद्ध अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा पहल से रोम को कोई लाभ नहीं हुआ। नेताओं के बीच बैठक के दौरान जियोर्जिया मेलोनी ने ली कियांग को बताया कि इटली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेहद हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने की योजना बना रहे हैं, जबकि वह अभी भी बीजिंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, मोदी विदेश में उद्योगपतियों के लिए डील करते हैं। प्रधानमंत्री खुद को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता में कौन लाया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महंगाई से आम जन को राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कैंप लगा रही है। यहाँ महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है। सरकार जो दे रही है वह उनका हक है। इससे पहले प्रियंका
प्रियंका गांधी ने राजस्थानी में भाषण की शुरुआत करते हुए डिग्गी कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे भी लगवाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्राजील G20 में गिरफ्तार नहीं होंगे पुतिन, राष्ट्रपति लूना ने कहा मेरे रहते उनके खिलाफ कार्यवाही संभव नहीं, पुतिन को भेजेंगे निमंत्रण। जी हां दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा डिसिल्वा ने कहा कि अगले साल उनके यहां होने वाले G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं। मेरे राष्ट्रपति रहते हुए पुतिन गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बात राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कही। ब्राजील की राजधानी रियो में अगले साल G20 का आयोजन होने वाला है। दरअसल दोस्तों, लूला ने फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए कहा कि वो अगले साल ब्राजील में होने वाले G20 समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि वो G20 समिट से पहले वो अगले साल रूस में होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि पुतिन अगले साल आसानी से ब्राजील आ सकते हैं। पुतिन के खिलाफ इस साल मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पर यूक्रेन जंग में युद्ध अपराध और हजारों बच्चों को यूक्रेन से बाहर डिपोर्ट करने का आरोप लगा था। रूस ने इस जंग में किसी भी तरह के आरोपों से इनकार किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाने वाले देशों में ब्राजील भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल बोले इंडिया गठबंधन से सरकार चिढ़ गई इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है, बीजेपी जो करती है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस की साइंस पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। राहुल आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां वे एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वे G20 समिट खत्म होने के 2 दिन बाद यानी कि 13 सितंबर को भारत लौटने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां लोगों के साथ बदसलूकी की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अश्नीर ग्रोवर के सवाल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आया जवाब, स्टार्टअप इन्वेस्टर से पर्सनल ITR की डिटेल मांग सकता है डिपार्टमेंट। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि विभाग किसी भी इन्वेस्टर से उसकी पर्सनल ITR डिटेल मांग सकता है। इस डिटेल से विभाग यह पता लगाता है कि इन्वेस्टमेंट की राशि इन्वेस्टर के पर्सनल ITR में दिखाई गई इनकम के हिसाब से सही है या नहीं। इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भारत पे के एक्स को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर के एक्स पोस्ट के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। अश्नीर ग्रोवर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पिछले 1 महीने में कई स्टार्टअप को टैक्स नोटिस मिले हैं जिसमें उनके शेयर होल्डर्स की जानकारी देने को कहा गया है। इस पर अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि किसी कंपनी के पास उनके इन्वेस्टर्स की ITR डिटेल कैसे और क्यों होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा 30 साल में गांधी परिवार से नहीं है कोई भी प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को इंदिरा ग्रामीण रसोई योजना का टोंक के निवाई में शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी। सीएम गहलोत ने इस मौके पर कहा कि गांधी परिवार से कोई भी 30 वर्षों में PM या CM नहीं बना, फिर प्रधानमंत्री मोदी गांधी परिवार से इतना क्यों डरते हैं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि 30 साल से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य PM CM या केंद्रीय मंत्री नहीं बना। उन्होंने 30 साल तक कोई पद नहीं संभाला। देश के 8 लाख गांवों में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं। ये कार्यकर्ता और जनता गांधी परिवार को चाहती है। यह परिवार सभी धर्म और जाति के लोगों और भाषा वालों के साथ है। कांग्रेस अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों की केंद्र बिंदु बनी हुई है, कांग्रेस से धुरी बनी हुई है। मैं PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि वे गांधी परिवार के नाम से इतने डरते क्यों हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप मिडिल ईस्ट, ये चीन के BRI का जवाब। बाइडेन ने बताया गेम चेंजर, मोदी को शुक्रिया कहा। जी हां दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में हुई G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के लिए याद किया जाएगा। यह डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPECI। एक लिहाज से CPEC को BRI का ही हिस्सा माना जाता है। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं। इस डील के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया। उन्होंने कहा कि 1 अर्थ 1 फ्यूचर और 1 फैमिली का फार्मूला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया, उनका शुक्रिया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का एक दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। कहीं पर हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई है। विज्ञान विभाग यानी कि मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आज भी बारिश हो रही है, जबकि महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में 9 सितंबर से शुरू हुई बारिश 11 सितंबर तक जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद इसमें कमी आएगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक ताजा चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। इसके चलते 12 सितंबर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। इस मौसमी परिवर्तन की वजह से कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बरसात होगी। कुछ एक जगह पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल और बिहार में भी गरज के साथ तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12 सितंबर तक और ओडिशा में 12-13 सितंबर को इसी तरह का बारिश का मौसम बने रहने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बात करें अगले 24 घंटे की, तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश में हल्की से व्यापक स्तर की बारिश के आसार है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 48 घंटे के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ तेज बारिश की संभावनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल बारिश का मौसम बने रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो ने तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई, थ्रस्टर फायर किए गए। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, इसरो ने रविवार यानी कि 10 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। आदित्य L1 अब पृथ्वी की 296 किमी गुणा 71,767 किमी की कक्षा में है, यानी कि अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर और सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि यह ऑपरेशन ISTRAC बेंगलुरु से किया गया है। इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया। 15 सितंबर को एक बार फिर आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। इसरो ने 5 सितंबर को रात 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई थी। तब इसे पृथ्वी की 282 गुणा 40,225 किमी की कक्षा में भेजा गया, यानी कि उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जीत के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनाएगी 5G फार्मूला। 17 सितंबर को सोनिया गांधी करेगी ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्यों के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित कांग्रेस कार्यकारी समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होगी। वहां कांग्रेस कार्यकारी समिति CWC की बैठक 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस समिति के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। करतारपुर कॉरिडोर में रात्रि ठहराव की योजना 34 वर्षगांठ से पहले पाकिस्तान प्लानिंग में जुटा। सुबह शाम की आरती देख सकेंगे श्रद्धालु। जी हां दोस्तों, करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन की 34 वर्षगांठ से पहले पाकिस्तान करतारपुर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU ने भारतीय तीर्थ यात्रियों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। PMU पाकिस्तान के नौरावाल जिले में बने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में रात भर रुकने की अनुमति देने या उनके ठहराव की अवधि में संशोधन करने की प्लानिंग की जा रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा साहिब में अमृत वेला यानी कि सुबह और संध्या शाम दोनों प्रार्थनाओं या इनमें से कम एक प्रार्थना सत्र में भक्तों के उपस्थित रहने की प्लानिंग की जा रही है। PMU के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मोहम्मद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी के अनुसार अधिकांश तीर्थयात्रियों ने उनके विचार पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। अभी तक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में आने वाले भारतीय श्रद्धालु समय की पाबंदी के कारण सुबह या शाम की प्रार्थना में भाग लेने में असमर्थ हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोरक्को भूकंप में अब तक 2012 की मौत, 3 लाख लोग हुए प्रभावित, कई परिवार अब भी मलबे में दबे, 3 दिन की राष्ट्रीय शोक की हुई घोषणा। जी हां दोस्तों, मोरक्को में शुक्रवार देर रात आए भूकंप में अब तक 2012 लोगों की मौत हो चुकी है। BBC के मुताबिक 2059 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इनमें से 1404 लोगों की हालत गंभीर है। किंग मोहम्मद
छठवें ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उन्होंने पीड़ितों को खाना, आवास और दूसरी मदद देने का आदेश दिया है। मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। हालांकि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई। साथ ही कहा कि यह इस इलाके में 120 साल में आया सबसे ताकतवर भूकंप है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक भूकंप की वजह से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मोरक्को के स्टेट टेलीविजन ने बताया कि भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई। भूकंप का एपी सेंटर एटलस पर्वत के पास इगिल नाम का गांव बताया गया, जो माराकेश शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप की गहराई जमीन से 18.5 किलोमीटर नीचे थी। पुर्तगाल और अल्जीरिया तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस ओपन फाइनल, कोको गॉफ ने रचा इतिहास। 19 साल में जीता पहला ग्रैंड स्लैम। फाइनल में आर्याना सबालेका को हराया। जी हाँ दोस्तों, 19 साल की अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने शनिवार को बेलारूस की आर्याना सबालेका को हराकर यूएस ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। गॉफ का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। आर्थर एश स्टेडियम में हुए मुकाबले में गॉफ ने पिछड़ने के बाद दमदार वापसी की और 2 घंटे 6 मिनट चले फाइनल को 2-6, 6-3 और 6-2 से जीता। इससे पहले गॉफ जुलाई में विंबलडन में पहले राउंड में ही हारकर बाहर हो गई थी। हालांकि उन्होंने वाशिंगटन और सिनसिनाटी में खिताब जीतकर वापसी की और पिछले साल फ्रेंच ओपन में करारी हार के बाद अब अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की। वह 2017 के बाद से पहली अमेरिकी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने टूर्नामेंट जीता। 2017 में यह कारनामा सोलन स्टीफन ने किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 में भारत ने वैश्विक स्तर पर छोड़ी अमिट छाप। राजनाथ सिंह ने दी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों के दिग्गज राजधानी में जुटे थे। इस सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। G20 सम्मेलन की सफलता के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में ऐतिहासिक G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने G20 की अध्यक्षता की, जिसकी वजह से भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 250 रुपए से 10 रुपए किलो पर आया टमाटर। सही दाम न मिलने से किसान सड़कों पर फेंक रहे, कहा लागत मजदूरी नहीं निकल रही। जी हाँ दोस्तों, जून में 250 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब रिटेल यानी कि फुटकर बाजार में 10 से 15 रुपए किलो पर आ गया है। इसके दाम गिरने से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों के अनुसार थोक में इसके दाम 4 से 5 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि लागत भाड़ा और मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है, इसलिए किसान मंडी ना जाने वाले टमाटरों को फेंक रहे हैं। व्यापारी भी मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार टमाटर का एक्सपोर्ट बढ़ाए। भारत का टमाटर बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, सऊदी अरब और ओमान सहित कई देशों में जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ने से किसानों को सही दाम मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन की संसद में घुसा चीनी जासूस। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पार्टी नेताओं संग निकले करीबी संबंध। जी हां दोस्तों, चीन जासूसी की हदें पार करता जा रहा है और अब उसने ब्रिटेन की संसद को अपना निशाना बनाया है। पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स का रिसर्चर है। उसके पास संसद में आने जाने के लिए पास था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके कई कंजर्वेटिव नेताओं के साथ करीबी संबंध थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से ही आते हैं। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के काउंटर टेररिज्म कमांड के अधिकारियों ने 20 वर्षीय रिसर्चर को हिंडनबर्ग से गिरफ्तार किया। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेनहार्ट और विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष एलिसिया क्रिंस का भी बहुत करीबी है। ये दोनों ही नेता सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं और सरकार में अहम पद रख रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। आरती और पूजा में शामिल हुए। दोनों यहां करीब 45 मिनट रहे। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ 10 सितंबर को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। ऋषि और उनकी पत्नी 45 मिनट मंदिर में रहे। उन्होंने मुख्य मंदिर के पीछे स्थित एक और मंदिर में जलाभिषेक किया। उनकी सुरक्षा को लेकर मंदिर के अंदर और बाहर कड़े इंतजाम किए गए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुनक ने शनिवार 9 सितंबर को अक्षरधाम मंदिर जाने की बात कही थी। न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं इसी तरह पला बड़ा हूं और मैं ऐसा ही हूं। मैंने रक्षाबंधन मनाया है। समय न होने की वजह से मैं जन्माष्टमी नहीं मना पाया था, लेकिन उम्मीद है कि इसकी भरपाई किसी मंदिर में जाने से होगी। यह विश्वास ही है जो हमें मजबूती देता है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक समय अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में किस ओडीआई खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि वर्तमान में सबसे ज्यादा शतकों के साथ कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।